पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही एक शानदार रेनेसां स्टाइल बिल्डिंग नजर आई। लोकेश ने लपक कर दरवाज़ा खोला और आर्यव किसी नवाब की तरह बाहर निकला। लोकेश, तुम अभी वापस कंपनी जाओ। कल सुबह ठीक 8 बजे मुझे लेने पहुंच जाना। लेट मत होना। लोकेश के जाते ही हेमा ने झुककर दोबारा अपना परिचय दिया। हेमा का प्रणाम छोटे मालिक। मालिक ने मुझे आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। चलिए अंदर चलते हैं। मुझे बूढ़ी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेमा लड़खड़ा गई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतनी बूढ़ी लगती हूँ? इस लड़के का दिमाग ठीक तो है ना? खैर, वो उन्हें अंदर ले गई। विला किसी महल से कम नहीं था। महंगे कार्पेट्स, पुराने पेंटिंग्स और लग्जरी से भरपूर। जब वो गराज पहुंचे तो वो खाली था। यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है। तुम लोग कैसे ट्रैवल करते हो? मालिक, यहाँ अब तक किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। बस स्टॉप नीचे ही तो है। बस स्टॉप? मीरा, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? जी मालिक, मैंने हेलीकॉप्टर्स तक चलाए हैं, पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। हेमा, मायानगर के एडमिन ऑफिसर को फ़ोन करो। मुझे और मीरा को तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, समझी? आर्यव ने पूरे कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। उसे पता चला कि ये मैंशन पहले उसके सौतेले भाई नकुल के पास था। नकुल एक सेमी प्लेयर था, पर आर्यव को याद आया कि पिछली जिंदगी में नकुल की मौत एक रहस्य बन गई थी। नकुल कोई शरीफ आदमी नहीं था। मुझे यहाँ संभल कर रहना होगा। हेमा, वो हरामी नकुल कहाँ है? वो मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आया? मालिक, वो पिछले एक हफ्ते से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। वो अक्सर ऐसे ही गायब हो जाते हैं। हेमा थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने एक पुरानी बात बताई। 2 साल पहले 2 जुड़वा बहनें चोरी छुपे यहाँ आई थीं। उनके माँ बाप को एक लोन शार्क ने मार दिया था। हेमा ने उन्हें बचाया और बिना किसी को बताए उन्हें स्लेव मेड्स बनाकर यहाँ रखा। क्या मेरे पिताजी या नकुल को इस बारे में पता है? नहीं मालिक, नकुल को बताना मैं भूल गई और बड़े मालिक ने 5 साल से यहाँ फ़ोन नहीं किया था। मैंने उन्हें ट्रेन किया है, वो अपनी हद जानती हैं। दिलचस्प है। कहाँ हैं वो दोनों? वो डाइनिंग रूम में आपके लिए डिनर तैयार कर रही हैं। मालिक, वो बहुत टैलेंटेड हैं, प्लीज़ उन पर थोड़ा रहम कीजिएगा। आर्यव ने एक ठंडी हंसी दी। हेमा उन दोनों को अपनी बेटियों जैसा मानती थी, पर क्या उन पर भरोसा किया जा सकता था? आर्यव आगे उन ट्विन सिस्टर्स से मिलने के लिए बढ़ा। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही आर्यव की नज़र खाने पर नहीं, बल्कि उन 2 जुड़वा बहनों पर थमी, जो डर के मारे कांप रही थीं। दोनों के लाल बाल और काली आंखें थीं। वो बिल्कुल आर्यव की उम्र की थीं। मन्या, माया, छोटे मालिक को सलाम करो। नमस्ते मालिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये दोनों यहाँ? मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब उसका, तुषार का, इस सब से कुछ लेना देना जरूर है। आर्यव ने तुरंत अपना थरकी अमीरजादे वाला नाटक शुरू किया और गंदी नज़र से उन्हें देखने लगा। बुरा नहीं है, सुंदर लड़कियों के साथ खाना खाने के लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। खाना शुरू हुआ। आर्यव ने उन्हें अपने साथ बैठने को कहा। उसने अपना अप्रीजल स्किल यूज़ किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो अभी तक प्लेयर्स नहीं बनी थी। तुम दोनों बहुत सुंदर हो। हेमा, तुमने इन दोनों को उस हरामी नकुल से कैसे छुपाया? वो तो 1 नंबर का थरकी है। मालिक, जब भी नकुल यहाँ आता था, मैं इन दोनों को स्कूल भेज देती थी या मैंशन में कहीं छुपा देती थी। उसे मालिक कहना बंद करो। वो हरामी इस लायक नहीं है। यहाँ का एक ही मालिक है और वो मैं हूँ, समझी? जी मालिक, माफ़ कीजिए। अचानक मन्या के फ़ोन की घंटी बजी। आर्यव ने लाउडस्पीकर ऑन करने का हुक्म दिया। फ़ोन की दूसरी तरफ तुषार था। हेलो मन्या, मैं तुषार बोल रहा हूँ। कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, फ्लाइंग ड्रैगन रेस्टोरेंट में। क्या तुम और माया आ सकती हो? मन्या ने डरकर आर्यव की तरफ देखा। आर्यव समझ गया कि पिछली जिंदगी में इसी बर्थडे पार्टी के बाद कुछ कांड हुआ था। उसने धीरे से सर हिलाया। हाँ तुषार, हम ज़रूर आएंगे। बाय। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी ज़रा मायानगर देखना है। कल हम शॉपिंग पर चलेंगे। खाली हाथ पार्टी में जाना मेरी शान के खिलाफ है। खाना खत्म करके आर्यव खड़ा हुआ और एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। अब मुझे नींद आ रही है और तुम दोनों लड़कियां आज रात मेरे साथ रहोगी। चलो, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। मन्या और माया बुरी तरह डर गईं। यहाँ तक कि मीरा भी आर्यव को अजीब नज़रों से देखने लगी। हेमा ने एक गहरी सांस ली और उन्हें कमरे की तरफ ले जाने का इशारा किया। क्या आर्यव वाकई बदल गया है या ये भी उसकी किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। सामने बड़ी खिड़की से पूरे मायानगर का नज़ारा दिख रहा था। आर्यव ने मीरा को इशारा किया कि पूरा कमरा चेक करे। जब पक्का हो गया कि कोई सर्वेलेंस नहीं है, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हेमा अंदर आईं और उनके पीछे थी मन्या और माया।
दोनों ने काले सिल्क के पजामे पहने थे और उनकी आंखों में डर और बेबसी थी। मालिक, क्या मैं आपकी माताजी को रिपोर्ट भेज सकती हूँ कि आप सही सलामत पहुँच गए हैं? क्या मेरी माँ ने तुम्हें मुझ पर जासूसी करने को कहा है? नहीं, कभी नहीं मालिक, वो बस आपकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थी। मैं जानती हूँ कि क्या बताना है और क्या नहीं। ठीक है, जाओ जी भर के रिपोर्ट भेजो। हेमा, मीरा के लिए पास वाला कमरा तैयार करो ताकि ये सारी रात रिपोर्ट भेज सके। आर्यव ने दोनों को बाहर निकालकर दरवाज़ा लॉक कर दिया, पर निकलने से पहले उसने मीरा के कान में धीरे से कहा, पूरे मैंशन का मुआयना करो, मुझे यहाँ कुछ काम है। पीछे मुड़ो और मुझे अपनी गर्दन पर वो टैटू दिखाओ। लड़कियों ने अपने बाल हटाए। उनकी गर्दन पर वर्धन खानदान का निशान था। आर्यव ने अपना पर्पल टोकन निकाला और उनके निशान पर रखा। डरो मत, इस एहसास को रोकना मत, वरना दर्द होगा। दोनों अब आर्यव की निजी गुलामी में बंध चुकी थीं। अब कोई और उन्हें हुक्म नहीं दे सकता था। अब से तुम दोनों मेरे लिए हग पिलोज का काम करोगी। मुझे नए बिस्तर पर तकियों के बिना नींद नहीं आती। चलो मेरी शॉर्ट बदलने में मदद करो। लड़कियां हैरान थीं। हग पिलोज, क्या ये कोई नया खेल है? उन्होंने शर्माते हुए आर्यव की मदद की। आर्यव बिस्तर के बीच में लेटा और दोनों को बाजुओं में भरकर आंखें मूंद ली। 10 मिनट बाद आर्यव के खराटे सुनकर लड़कियों ने चैन की सांस ली और वो भी सो गईं। पर जैसे ही वो सोईं, आर्यव ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने टोकन से उन्हें डीप स्लीप में भेज दिया था। मन्या और माया, मैं तुम्हें तुषार के पास कभी नहीं जाने दूंगा। जो मेरा है वो हमेशा मेरा रहेगा। तुषार के लिए मैंने एक ऐसा गड्ढा खोदा है कि वो हंसते हंसते उसमें गिरेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। आर्यव ने एक गहरी सांस ली। अब वक्त था अपनी क्लास को पहली बार एक्टिवेट करने का और अपनी असली शक्तियों को जगाने का। ये रात मायानगर के लिए एक नए तूफान की शुरुआत थी। उम्मीद है ये सब मेहनत काम आएगी। अचानक आर्यव के दिमाग में एक धमाका हुआ। सिस्टम की आवाज गूंजी, वेलकम फेट वीवर, एक्स रैंक क्लास इनिशिएटेड, स्किल्स एडिटेड। अब आप अप्रेजल से फेट रैंक देख सकते हैं। दुनिया का नसीब पहले ही लिखा जा चुका था, पर आर्यव को वो ताकत मिली है कि वो किस्मत की लकीरों को सुलझा सके और अपना खुद का नसीब दोबारा लिख सके। आर्यव्स न्यू स्किल्स, एक्स रैंक, आइज ऑफ डेस्टिनी, नियति की आंखें, एक्स रैंक, इफेक्ट, रियलिटी के धागे दिखाई देंगे, टारगेट की किस्मत साफ नजर आएगी। कंडीशन, सिर्फ उन्हें देख सकते हैं जिनसे आर्यव की अथॉरिटी ज्यादा है। कॉस्ट 1 ऑर्डर पॉइंट पर टारगेट। डेस्टिनी शील्ड, किस्मत का कवच, SSS रैंक, इफेक्ट, बुरी किस्मत और नसीब के झटकों से बचाता है। कूल डाउन 30 दिन। फेट ट्रैकर, एक्स रैंक, इफेक्ट, किसी भी टारगेट की सबसे मजबूत नसीब की लकीर का पीछा करेगा। फेट इंस्टिंक्ट, पैसिव, इफेक्ट, कभी कभी किस्मत की छिपी हुई चीज़ों की झलक मिल जाएगी। डिपेंड ऑन लक। आर्यव मुस्कुरा गया। दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे एक्स रैंक प्लेयर्स रिकॉर्डेड थे और अब वो उनमें से एक था। ये क्लास उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने पास्ट में आकर अपनी किस्मत बदल दी थी। आर्यव, थॉट्स, फोकस्ड। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइब्रेरियन था, पर मैंने वहाँ ब्लैक बुक ऑफ टाइम और फेट के बारे में वो सब सीखा जो कोई नहीं जानता। फ्री विल सबसे ऊपर है और अब मैं किस्मत का गुलाम नहीं, मालिक हूँ। आर्यव ने गहरी सांस ली और सोती हुई जुड़वां बहनों पर अपनी स्किल एक्टिवेट की। आइज ऑफ डेस्टिनी, टारगेट्स 2 ह्यूमन फीमेल्स, कॉस्ट 2 ऑर्डर पॉइंट्स कंज्यूम्ड। आर्यव की आंखें पहले सफ़ेद और फिर बिल्कुल काली हो गईं। बीच में एक यिन यांग का सिंबल बन गया। उसके नाक और आंखों से खून बहने लगा, पर वो हंसता रहा। उसे सब दिख रहा था, किस्मत की लकीरें। उसने खुद को देखा तो वो सिर्फ एक ग्रे फॉग की तरह था। उसकी अपनी किस्मत अब अनडिफाइंड थी। पर जब उसने मान्या और माया को देखा, फेट ए रैंक, टैलेंट ए रैंक। आर्यव, थॉट्स, रियलाइजेशन। ए रैंक, इन्हें हर हाल में अपना बनाना होगा। इनके चारों तरफ किस्मत के 5 धागे हैं। ब्लू लाइन, हेमा से रिश्ता, मदर फिगर। पिंक लाइन, तुषार की तरफ, फेटेड लव। ग्रे लाइन, मेरी तरफ, जो अभी बहुत कमज़ोर और धुंधली है। ब्लैक लाइन, पहाड़ों की तरफ, किसी दुश्मन का साया। रेड लाइन, उनका आपसी खून का रिश्ता, सबसे मजबूत। आर्यव, डिटर्मिन्ड, मेरा रिश्ता भी कमज़ोर है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता वरना धागा टूट जाएगा। मुझे तुषार का नसीब तबाह करना होगा और अपना रिश्ता गहरा। कल रात की पार्टी में खेल शुरू होगा। एंडसी और माइका ओ व्यू रेवर एमोकीलजा में ओरिमम एलिवेट इंड्राक।
आर्यव इतनी एनर्जी यूज करके बिल्कुल थक गया था। उसने बाथरूम जाकर अपना खून साफ किया और वापस आकर दोनों लड़कियों को गले लगाकर सो गया। उसके पास अब सिर्फ 19 ऑर्डर पॉइंट्स बचे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। उसने अपना पहला कदम उठा लिया था। राइज ऑफ द फॉलन हेयर, चैप्टर 25, मॉर्निंग रिवॉर्ड्स और मीरा का पनिशमेंट। सुबह के 6:30 बज रहे थे। आर्यव ने आंखें खोली तो देखा कि मान्या और माया अभी भी उसके बाजुओं में हैं। वो जाग चुकी थीं, पर डर के मारे हिली नहीं ताकि आर्यव की नींद ना खराब हो। गुड मॉर्निंग मान्या, गुड मॉर्निंग माया, गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। रात बहुत अच्छी थी। तुम दोनों की वजह से मैं सुकून से सोया। बताओ इनाम में क्या चाहिए? लड़कियों ने कुछ नहीं मांगा, उन्हें बस अपना दायरा पता था। आर्यव नहाने चला गया और उन्हें अपना फॉर्मल सूट तैयार करने को कहा। जब वो बाहर आया तो उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर दोनों ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। क्या कर रही हो दोनों? जल्दी से मुझे तैयार होने में मदद करो, आज मुझे कंपनी जाना है। तैयार होने के बाद मान्या और माया नाश्ता बनाने चली गईं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर निकली, बाहर मीरा खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। अंदर आओ मीरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक। मैं मीरा की किस्मत को अपने साथ जुड़ता हुआ महसूस कर सकता हूँ, जैसे कोई बहती नदी हो। मैंने उसकी जान बचाकर उसका नसीब बदल दिया था, इसीलिए हमारा कनेक्शन इतना गहरा है। पर ये लड़की कभी कभी बहुत बेवकूफ़ बन जाती है। क्या तुमने मैंशन का सर्विस किया? कुछ अजीब मिला? मालिक, मैंशन बिल्कुल साफ है, पर यहाँ एक भी सिक्योरिटी कैमरा या सर्वेलेंस डिवाइस नहीं है। तुम कल रात सोई क्यों नहीं मीरा? मालिक, मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हैं। मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही और इसीलिए आप उन जुड़वा बहनों के साथ सो गए। आर्यव ने आगे बढ़कर मीरा को सीने से लगा लिया। पगली लड़की, मैंने कहा था ना तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मीरा ने रोना बंद किया, पर वो डर गई जब आर्यव ने पूछा कि उसने उसकी माँ को क्या रिपोर्ट दी। मैंने बताया कि मालिक सही सलामत पहुँच गए हैं और उन्होंने रात 2 सुंदर जुड़वा बहनों के साथ बिताई। तो ये जलन थी। तुमने जानबूझकर मेरी माँ को ये बताया ताकि तुम अपनी भड़ास निकाल सको। मीरा, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, पर मुझे लगता है तुम्हारी शरारत बढ़ती जा रही है। जाओ बेड पर झुको और अपनी पीठ मेरी तरफ करो। तुम्हें थोड़ी एजुकेशन देनी पड़ेगी। राइज ऑफ द फॉलन हेयर, चैप्टर 26, द सीईओज ग्रैंड एंट्री एंड द पिंक राइवल। मीरा को अच्छी तरह एजुकेट करने के बाद आर्यव ने उसे दोपहर तक सोने का हुक्म दिया ताकि वो रात की पार्टी के लिए तैयार रहे। फिर वो नीचे नाश्ते के लिए गया, जहां मान्या और माया ने पहले से ही मेज सजा रखी थी। दोनों ने हल्के नीले रंग की ड्रेसेस पहनी थी। बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो। मान्या और माया ने खामोशी से हुक्म माना। तभी हेमा और लोकेश अंदर आए। लोकेश की नज़र टेटल के लजीज खाने और उन सुंदर ट्विंस पर थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। हेमा, लोकेश को किचन में ले जाओ और इसे 1 ग्लास दूध और थोड़ा दलिया दे दो। खाली पेट गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। लोकेश का चेहरा उतर गया। बेचारा बिरयानी के सपने देख रहा था और दलिया मिल गया। मान्या और माया अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। आज तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलोगे। मैं अब शेखर मीडिया का नया सीईओ हूँ। क्या? वही कंपनी जिसने शेरे हिंदुस्तान 3 बनाई है, जहां आर्यन खान काम करता है? हाँ, अगर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं मालिक, हम जरूर चलेंगे। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। 30 मिनट बाद आर्यव दोनों बहनों के साथ गाड़ी में बैठा। लोकेश पीछे की सीट पर आर्यव के दोनों तरफ लड़कियों को देखकर जलन से जला जा रहा था। रस्ते में आर्यव ने दोनों के कमर पर हाथ रखा तो वो शर्मा गईं। अचानक पीछे से एक पिंक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार ने उन्हें बड़ी तेजी से कट मारा। अगर लोकेश गाड़ी ना संभालता तो एक्सीडेंट हो जाता। अबे साले, गाड़ी चलानी नहीं आती? मालिक फिक्र मत कीजिए, ऑफिस पहुंचते ही मैं इस ड्राइवर की टांगे तोड़ दूंगा। लोकेश जी, ये बेकार है। वो गाड़ी लावण्या मेहरा की है, गवर्नर ओम मेहरा की बेटी। तुम उसे जानती हो? हाँ मालिक, वो पूरे मायानगर में मशहूर है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो बहुत अमीर है और उसने स्कूल टाइम में ही अपनी कॉस्मेटिक कंपनी खोली थी। लोग उसे बहुत मानते हैं। अच्छा, इतनी महान है वो? हाँ, वो हमारी ही हाई स्कूल में आने वाली है। पर मालिक, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका मंगेतर है। सुना है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर खानदान से है। ओह, मंगेतर। आर्यव की आंखों में मौत जैसी ठंडक आ गई। उसे लावण्या का एक एक गुनाह याद था। मंगेतर हो या गवर्नर, आर्यव ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। तो एक मंगेतर भी है? हाँ मालिक, अफवाहों की माने तो वो 1 नंबर का गंदा और भ्रष्ट लड़का है। कहते हैं वो हर रात 2 नौकरानियों के साथ सोता है और दिन भर कोठे में पड़ा रहता है। उसने अपनी एक नई मेट का रेप करने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो उसे जान से मारने की कोशिश की। बेचारी लावण्या, उसे ऐसे शैतान से शादी करनी पड़ रही है क्योंकि उसका खानदान उसे बर्बाद कर सकता है। काश वो गंदा मंगेतर किसी रंडी की बाहों में मर जाए।
मन्या और माया की आंखों में नफरत थी, पर तभी चटाक आर्यव ने दोनों के सर पर एक जोर का थप्पड़ मारा। आह, क्यों मारा मालिक? एक छोटा सा राज बताऊं? मैं ही तुम्हारी प्यारी लावान्या का वो शैतान मंगेतर हूं। आ! दोनों डर के मारे सीट के कोने में दुबक गईं, जैसे आर्यव कोई बीमारी हो। शांत हो जाओ और लोकेश गाड़ी पर ध्यान दो। अफवाहों पर भरोसा मत करो। मेरे खानदान में बालिग होने से पहले फिजिकल होना मना है और मेरा अडल्टहुड सेरेमनी परसों ही हुआ है, तो मैं कोठे कब गया? रही बात उस मेट की, वो खुद मुझे फंसाने आई थी। सज़ा के तौर पर मेरे पिता ने मुझे ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जहां मैं सारा साल सिर्फ बदबूदार लड़कों के साथ सोता था। पर मालिक, क्या वो एक बंधक की तरह है? हाँ भी और नहीं भी। असली ताकत उसकी माँ अंजलि मेहरा के हाथ में है। जब मैं बीमार रहने लगा और ख़ानदान में मेरी इज्जत कम हुई तो उन्होंने ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। मेरी दादी ने मना कर दिया तो उन्होंने मेरी बदनामी शुरू कर दी। तुम्हें क्या लगता है ये गंदी अफवाहें कौन फैला रहा है? लड़कियां शर्म से सर झुका गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें। खैर, सारी अफवाहें झूठी नहीं हैं। कल रात मैं तुम दोनों के साथ ही सोया था ना? ये सुनते ही लोकेश के होश उड़ गए। उसका ध्यान भटका और गाड़ी सामने वाली कार से टकराने ही वाली थी। उसने जोर से ब्रेक मारा, पर ब्रेक ने काम नहीं किया। गाड़ी पलट गई और हाईवे के बैरियर्स को तोड़ते हुए बड़ी तेजी से रोल करने लगी। हर तरफ सिर्फ टूटते कांच और चीखों का शोर था। सिर्फ आधे सेकंड के लिए आर्यव को ऐसा लगा जैसे कोई काला धागा उसका गला घोट रहा हो। उसका फेट इंस्टिंक्ट जाग चुका था, पर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पलटने लगी। लेकिन आर्यव के रिफ्लेक्स किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थे। उसने तुरंत दोनों बहनों को कस के अपने सीने से लगा लिया और जैसे ही गाड़ी जमीन से टकराई, उसने अपने पैरों का जोर लगाकर झटके को जज्ब कर लिया। गाड़ी रुक चुकी थी। कांच बिखरे थे, पर अंदर सब सही था। तभी आर्यव ने देखा कि इंजन से धुआं निकल रहा है। शिट, दरवाजा फंस गया है। ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने साजिश की है। आर्यव ने अपनी पूरी ताकत से एक लात मारी और दरवाजा उखड़कर हाईवे पर जा गिरा। वो दोनों बहनों को लेकर बाहर निकल आया। पीछे पीछे लोकेश भी बाहर निकला। उसका चेहरा खून से लथपथ था। बूम! कुछ देर बाद आर्यव ने नीले आसमान की तरफ आंखें खोली। कानों में सीटी बज रही थी, पर दूर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे, पर उसकी इनह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से उसके जख्म खुद ब खुद भर रहे थे। इतनी महंगी गाड़ी इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होती। किसी ने मलेशियस फेट का धागा मुझसे बांधा है। लोकेश से सच उगलवाना पड़ेगा। तभी वहां एक पुलिस कार रुकी। एक जवान लेडी इंस्पेक्टर, टाइट यूनिफॉर्म, सुनहरी बाल और कड़क मिजाज। नाम था काव्या सिंह राठौर। आर्यव उसे देखते ही समझ गया कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। काव्या सिंह राठौर, ये लड़की हर चीज़ में नाक घुसाती है। इसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। राठौर खानदान की वजह से कोई इसे छू नहीं पाता। इसे ट्रैफिक पुलिस में इसीलिए भेजा गया ताकि ये ज़्यादा रायता ना फैलाए। क्या तुम इस गाड़ी के मालिक हो? नाम और पेशा? नहीं, ये मेरी कंपनी की गाड़ी है। मेरा नाम आर्यवर्धन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक CEO भी। वर्धन? तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है। क्या तुम नकुल वर्धन को जानते हो? वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सस्पेक्ट है। वो मेरा सौतेला भाई है, पर मैं उससे आज तक मिला नहीं। अगर वो मुजरिम है तो उसे गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर। तभी काव्या का पार्टनर एक चला हुआ प्लास्टिक बैग लेकर आया। उसमें एक नया नशा था, नाक फनी। गाड़ी में ड्रग्स मिले हैं। तुम तीनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे स्टेटमेंट्स चाहिए। इंस्पेक्टर, ये गाड़ी मेरी नहीं है और मैं पहली बार इसमें बैठा हूँ। मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। प्लीज़ बात को समझिए। लेकिन काव्या नहीं मानी। उसे रिच स्पॉइल्ड ब्रैट से नफरत थी। आर्यव ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो अंकल। हाँ, आर्यव बोल रहा हूँ। हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और एक जिद्दी इंस्पेक्टर मुझे जाने नहीं दे रही। जी, बात कीजिए इनसे। आर्यव ने फ़ोन काव्या की तरफ बढ़ाया, पर काव्या सिंह राठौर ने अपनी लंबी टांग से एक लात मारकर फ़ोन हाथ से गिरा दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने किसे फ़ोन किया है। राठौर के सामने रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती। चलो स्टेशन। मुझसे बदतमीजी की तो अरेस्ट कर लूंगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहिबा, जैसा आप कहें, पर बाद में पछताना मत। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाले थे, काव्या का अपना फ़ोन बज उठा। राइज ऑफ द फॉलन एयर, चैप्टर 29, द कमिश्नर्स नाइटमेयर। कमिश्नर हिमांशु सिंह राठौर अपने ऑफिस में एक ज़रूरी फाइल पढ़ रहे थे। तभी उनका प्राइवेट फ़ोन बजा। अनजान नंबर देखकर उन्होंने कॉल उठा लिया। हेलो हेलो अंकल, पहचाना नहीं, कौन बोल रहा है? जी, मैं आर्यवर्धन बोल रहा हूँ। छोटे मालिक आर्या, आपके पिताजी ने बताया था कि आप मायानगर रहने आ रहे हैं। क्या आप पहुँच गए? हिमांशु को अच्छे से याद था देवराज वर्धन का वो सख्त हुक्म कि उनके बेटे का ध्यान रखा जाए। शहर का पुलिस चीफ होने के नाते वो वर्धन खानदान की ताकत और उनके नए वारिस की अहमियत जानते थे। जी, मैं कल ही पहुँच गया था। इस वक्त हाईवे पर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है।
क्या एक्सीडेंट? आप ठीक तो है ना? कहीं छोटे मालिक को कुछ हो गया तो मेरी नौकरी और मेरी गर्दन दोनों चली जाएंगी। सब ठीक है अंकल, बस एक जिद्दी लेडी पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोक रखा है। वो कह रही है कि मुझे स्टेशन चलना ही होगा। ऑफिसर? क्या आप उसका नेम टैग देख सकते हैं? क्या उसका नाम काव्या सिंह राठौर है? जी बिल्कुल वही। अबे तेरी फक। छोटे मालिक का फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब ठीक करता हूँ, फोन उसे दीजिए। हिमांशु ने सुना कि आर्या काव्या से बात कर रहा है और अगले ही पल फोन टूटने की आवाज आई और कॉल कट गया। नहीं नहीं, ये लड़की पागल हो गई है। उसने कांपते हाथों से काव्या का नंबर मिलाया। 2-3 घंटे के बाद काव्या ने कॉल उठाया। हाय डैडी, मैं अभी एक गंदे मुजरिम को अरेस्ट करने में बिजी हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। क्या उसका नाम आर्यावर्धन है? हाँ, पर आपको कैसे? उसने कुछ इलीगल नहीं किया है ना, उसे अभी के अभी जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है। नहीं डैडी, वो बहुत सस्पिशियस है, मैं पक्का कह सकती हूँ उसके पास कोई बहुत गंदा राज है। देखो, अगर तुमने उसे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें डिसोबीडियंस के लिए पुलिस फोर्स से तुरंत फायर कर दूंगा। हिमांशु चिल्लाना नहीं चाहता था, पर वो काव्या को सच नहीं बता सकता था। अगर काव्या ने नादानी में वर्धन पर हाथ डाला तो पूरा पुलिस स्क्वाड मारा जाएगा। ठीक है, फाइन, मैं छोड़ रही हूँ। काव्या ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। हिमांशु का दिल बैठ गया। उसे पता था कि काव्या बहुत गुस्से में है, पर उसने दुआ मांगी कि वो सही फैसला करे, शायद।